हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अब लास्ट में न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी की पढ़ाई करीब करीब कंप्लीट कर ली है। उसमें छोटी छोटी एक दो बातें बची हैं, वो करते हैं। और आज हम लोग पूरे मॉडर्न फिजिक्स से कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि चैप्टर को हम लोग पूरे मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग पूरे अच्छे से कवर कर पाएँ। तो जो छोटी छोटी दो बातें बच गई थी रेडियो एक्टिविटी, वो देख लीजिए। पहले क्लास में हमने पिछले क्लास में आपको पैरेलल डीके बताया था कि साइमल्टेनियस ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, तो इफेक्टिवली हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एक होता है सक्सेसिव मतलब कि पहले ए से बी बनेगा, फिर बी से सी बनेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो होता है सक्सेसिव डिके। जैसे कि मान लीजिए ए है, बी बना, बी से सी बना, और आगे भी हो सकता है। मान लीजिए हम दो का ले रहे, ए से बी और बी से सी। मान लीजिए सी हमारा स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। और इनिशियली हम लोगों ने ए का नॉट न्यूक्लियाई लिया था, जिसमें बी और सी पहले नहीं थे, शुरू में ये नहीं थे। ए बी बनेगा तब बी फिर सी बनना चालू होगा। तो कितने टाइम पे किसका कितना न्यूक्लियाई होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए मानते हैं ये एट टी इक्वल टू 0 का बना हुआ है। एट टी टाइम टी पर इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया। ये मान ली एन ए बचा है, ये एन बी बन गया और ये एन सी बन गया। तो तीनों का सम एन नॉट होगा, बिकॉज शुरुआत में तो सिर्फ हमारे पास ए ही था ना शुरू में, तो पहले इसलिए हमको ये तीनों चीज़ों का बताना है कौन कितना बनेगा। ये मान ली लेमडा ए का है, इसका ए का डी के कॉन्स्टेंट लेमडा ए है, बी का लेमडा बी है, ऐसा बन रहा है। तो एन ए तो कुछ सोचना ही नहीं है, एन ए तो आप फट से लिख सकते हैं, बिकॉज इससे क्या मतलब है कि उसका जो प्रोडक्ट बना वो कहाँ जा रहा है। नहीं, ए से बी बना और बी से क्या हो रहा है, इससे हमको क्या मतलब है। ए से क्या हुआ पहले बताए, ए घटा लेमडा से, तो ऐसे बनेगा। ए का तो सीधा यही रिलेशन हो जाएगा। अब बी का निकालना, बी कैसे निकालेंगे। तो बी में क्या होगा, बी बन भी रहा और डिके भी रहा, एक साथ बन भी रहा और घट भी रहा है। तो हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी। किस रेट से बी इकट्ठा हो रहा है, वो कितना हो जाएगा। सो दैट इज डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू क्या, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डीके। किस रेट से बन रहा माइनस किस रेट से घट रहा है। तो बनने का रेट तो जो ए का घटने का रेट है, वही बी के बनने का रेट होगा। तो हम लेमडा ए इनटू एन ए, इस वक्त इसका जो घटने का रेट है वही बी का बनने का रेट है, माइनस घटने का रेट। बी का घटने का रेट क्या होगा, लेमडा बी इंटू एन बी। ठीक है, ये इसके इकट्ठा होने का रेट होगा बी का। अब हम क्या कर सकते हैं, एन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा ए एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा ए टी माइनस लेमडा बी इंटू एन बी। अब यहाँ से हमको एन बी निकालना है, हमको एन बी निकालना है। कैसे निकलेगा, कैलकुलस लगाना पड़ेगा आपको। तो इसको ये जो इसका जो कैलकुलस होगा वो इसके बाद एक इसको बोलते हैं लीनियर एक सिंपल सॉल्व नहीं होने वाला। ध्यान दे रहे हैं आप, देखिए यहाँ टी इधर है और बी भी इधर है, और यहाँ एन बी भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है। तो टी को इधर लाते उधर ले जाते तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये दोनों एक साथ होते जाते, इधर आएगा चाहे इधर जाएगा।
तो सिंपली नहीं सॉल्व होगा, इसके लिए मैथ में है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह का इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो लोग मैथ पढ़े हैं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं, वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स एज ए फिजिक्स टॉपिक हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करने जा रहे। आप मैथ से इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा मैं वो लिख दे रहा हूँ। सो बाय सॉल्विंग द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन we get NB इक्वल टू इसका इनिशियल एक्टिविटी लेमडा ए एन नॉट अपॉन लेमडा ए माइनस लेमडा बी ई पावर माइनस लेमडा बी टी माइनस ई पावर माइनस लेमडा ए टी। इसको सॉल्व करने से रिजल्ट इतना आता है। ठीक है, अब सी निकालना है। सी नहीं निकालना है। सी के लिए कुछ नहीं सोचना। सी क्या होगा? एन नॉट माइनस एन ए प्लस एन बी। नहीं, बिकॉज तीनों का हर वक्त जो न्यूक्लियाई होगा उसका सम एन नॉट होगा। तो अगर हमको ए बी कितना बचा पता है तो सी कितना बचा होगा सिंपल निकल जाएगा। तो ये तरीका है। अगर हम ए का और बी का ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, तो कैसा वेरिएशन होगा? एन ए से तो मतलब नहीं, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। एन नॉट था वो डिक्रीज करेगा, बट एन बी शुरुआत में 0 था, नहीं एन बी था ही नहीं, तो वो पहले बढ़ता है और फिर एक मैक्सिमा आती है, उसके बाद से फिर वो घट के इन्फिनिट हो जाकर वो भी 0 हो जाता है। एक वक्त आएगा यहाँ पर, एक समय आएगा जब वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जब होगा, एक्चुअली ये शुरुआत में ए ज़्यादा है तो तेज़ी से घट रहा होगा, तो शुरुआत में तेज़ी से बनता है कौन? ए बी। ये सिमेट्रिकल ग्राफ में इधर छोटा है, ये तो इनफाइनाइट तक ध्यान दीजिए। तो शुरुआत में एन बी बहुत तेज़ से बनता है, लेकिन जो ही एन बी जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा डिके भी होगा। सो शुरुआत में इकट्ठा होने का रेट ज़्यादा है, घटने का रेट कम है। तो एक वक्त आएगा जब घटने का रेट इकट्ठा होने का आने का रेट के बराबर हो जाएगा। जितना बन रहा उतना ही जा रहा होगा, वही मैक्सिमम होगा। क्योंकि उसके बाद तो आना तो कम हो रहा है, बिकॉज ए तो कम होते चले जा रहा है, तो आने का रेट तो कम होते चले जाएगा, लेकिन घटने का रेट तो वैसे ही रहेगा, इसलिए उसके बाद फिर घटना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमा आएगी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ हो जाएगा एन ए लेमडा एन ए, मैंने एक्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी हो जाएगा। नहीं, एक्टिविटी ऑफ ए इज एक्टिविटी ऑफ बी हो जाएगा। मैंने कितना हो जाएगा? ये लेमडा ए एन ए इक्वल टू लेमडा बी एन बी। इसके इधर क्या होगा? इसके इधर एक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्टिविटी ऑफ बी होगा। इसके इधर एक्टिविटी ऑफ ए लेस देन हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ बी से, इसीलिए वो डिके ज़्यादा करेगा। ठीक है, देख कुछ छोटी छोटी बातें जानते रहना है, एक्सप्रेशन रट लेना है। एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, बट उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था, बट हम उनके एग्जाम जब एक बार उन्होंने पूछ लिया, मतलब दिस इज द फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट, सो विल नॉट डिपेंड अपॉन देम, वी शुड लर्न द इक्वेशन। ओके, एक और इसमें छोटी सी बात देख लें, फिर ये बात, इतनी सी बात जानना होता है इसमें। यहाँ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एक टर्म आता है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है? यही वाला, ये वाला स्टेट जो है,
दिस इज जितना जिस रेट से बन रहा है उस रेट से वो घट रहा है, तो उस समय उसका जो मास होगा बी का वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन फिर चेंज होना चालू हो जाता है। लेकिन नोट कीजिए ज़रा सा, लिखिए तो ये कि इफ द पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल ए, जैसे यहाँ हम जो ले रहे हैं फॉर एग्जांपल ए, मतलब जो हम लोग लिखे उसके हिसाब से ए, इफ द पेरेंट न्यूक्लियाई है इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड, या हाँ इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड, मतलब इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड मतलब उसका लाइफ ज़्यादा है, मीन लाइफ ज़्यादा है, हाफ लाइफ ज़्यादा है, लॉन्ग लिव्ड है, बहुत दिन के बाद ख़त्म होता है, इज़ वेरी लॉन्ग लिव्ड, then after some time a state is achieved when the daughter nuclei ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल बी, जो हम लोगों ने लिया है बी, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर एग्जांपल बी is formed at same rate as they decay, जिस रेट से बन रहा है उस रेट से वो घट रहा है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है। आगे लिखा जाए, so their mass becomes constant, जितना बना उतना ही खत्म हो गया, तो रेडियो एक्टिव जो बी है डॉटर न्यूक्लियाई उसका मास कांस्टेंट हो गया। This state of radioactive decay is known as radioactive equilibrium. तो रेडियो एक्टिव के लिए क्या हुआ सर, लेमडा ए एन ए इक्वल टू हो गया लेमडा बी एन बी। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें क्या था, कैसे तुरंत आया, पीक होया, फिर उसको ख़त्म हो गया। बट जो अभी आपने शर्त लिखा जिसमें जो पेरेंट न्यूक्लियाई था वो लॉन्ग लिव था, तो उसमें जो ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो जो ये पीक आता है, ऐसा जो पीक है दैट बिकम्स फ्लैटेंड। हाइट कम, इस ग्राफ से इस ग्राफ की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम बना भी देते हैं। इस ग्राफ से इस ग्राफ की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर ये पीक थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा, प्लेटिव इफेक्ट टाइप का हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। एंड दिस जोन, ये जो जोन हुआ, यही रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के लिए कि कुछ सालों तक ये मेंटेन रह सकता है, वो कॉन्स्टेंसी जो है। इस ग्राफ में क्या था कि लॉन्ग लिव नहीं था, ए घटा बी बना, बी घटा सी बना, बात खत्म हो गया। बट अगर ए जल्दी से नहीं घट रहा हो तो क्या होगा, वो घट के एक रेट पे आ गया। अब जल्दी जब तक ए घटेगा नहीं, बी उससे बढ़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। जैसे भाई जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम जैसे लोग, इनका हाफ लाइफ बहुत कई सालों तक है, इसलिए ये कई सालों तक ऐसे ये कांस्टेंट रह जाता है। बीच वाला इंटरमीडिएट जो मास है वो कांस्टेंट रह जाता है, और वो इस रेडियो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये बड़ा हैजार्डस है, बिकॉज आपने तो जो फ्यूल यूज किया ए, उससे आपने जो भी अपने यूज किया, जिस काम के लिए भी यूज किया, वो तो ख़त्म हो रहा है, और वो बीच में स्टैगनेंट हो गया, ना पूरा एनर्जी आप एक साथ ले पा रहे हैं ना कुछ। चलिए मान लीजिए
किसी ऐसे जगह कोई विस्फोट होता है तो ए से विस्फोट हो गया, लेकिन जो बीच का पार्ट है वो रह गया, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उस वातावरण में ये फैले रहेंगे, कई सालों तक वो चीज़ वैसे रह सकता है। ये नुकसानदायक होता है। तो इस स्टेट को हम रेडियो इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक टॉपिक था छोटा सा ये जानने के लिए, रेडियो एक्टिव सक्सेसिव डिके। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी में एक लास्ट चीज बच गई, लिखिए, हेडिंग डालिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो किसी न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो हम लोग बात किए थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कॉन्सेप्ट से बात किए थे हम लोग, तो आखिर ठीक है, ये बात समझ आ गया कि जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक बात, लेकिन आखिर इस बात को भी तो समझाना पड़ेगा कि अगर स्टेबल है तो उनके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का आपस में रिपल्सन है, ताकि उस रिपल्सन को, मैंने एनर्जी से समझा दिया हमने, बट रिपल्सन जो फोर्स है, उस फोर्स को कौन ओवरकम करता है, उस रिपल्सन को कौन नलीफाई करके फिर भी न्यूक्लियंस को एक दूसरे से बांधे रहता है, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा, जिसका जवाब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो इसका बहुत डिटेल तो पढ़ाई अभी हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग जो जितना ज़रूरत हो उतना हम अभी करेंगे, है ना, बिकॉज पूरी डिटेल तभी होगा जब न्यूक्लियस के अंदर की पूरी पढ़ाई हो। जो आपसे बात हुआ था कि हर प्रोटॉन, हर न्यूक्लियन का अपना एनर्जी स्टेट होता है, जब तक वो सब चीज़ नहीं जान सकते तब तक हम लोग एग्जैक्ट डिटेल नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग अपने काम भर का चीज़ में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज टाइप के लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। पहला, लिखा जाए कि दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, strongest force among all known natural forces, among all known natural forces। कुछ 4 तरीके का ग्रुप हम लोग फोर्सेस के, नेचुरल फोर्सेस पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वो नहीं, हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात कर रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग जरूर यहाँ लिखे होंगे, सबसे यह है। दूसरा, दिस इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, दिस इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। उसमें आगे लिखे दैट इज द फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन is equal to force between a proton neutron, force between neutron। चार्ज से मतलब नहीं, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स नहीं लगेगा जितना एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगेगा, एक न्यूट्रॉन लगेगा। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। थर्ड पॉइंट, दिस इज ए वेरी शॉर्ट, छोटा, दिस इज ए वेरी शॉर्ट रेंज्ड फोर्स, दिस इज ए वेरी शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। बहुत छोटे दूरी में, अगर न्यूक्लियॉन्स उतने नज़दीक हैं तभी लगे, अदरवाइज नहीं लगता।
अगर मैंने कोई न्यूक्लियन अपने अगल बगल वाले न्यूक्लियन पे ही लगा पाता है, दूर नहीं लगा पाता है ना। तो इसको और समझने के लिए एक ग्राफ है जो हम लोग जान ले, दो न्यूक्लियनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच का डिस्टेंस, दो न्यूक्लियनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच का डिस्टेंस। ये ग्राफ कुछ एकदम शार्प है इधर की तरफ, ऐसा कुछ। ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये है 0.8, जो डिस्टेंस से सब फर्मी में लिया गया है 0.8 है, समझ रहे बात। तो 0.8 के बाद समझ लीजिए कि, और ये जो इधर जो खत्म होने वाला है करीब करीब यहाँ पे 2 है, यहाँ से 0 होने वाला है। इस ग्राफ का स्लोप आप जानते हैं फोर्स देता है, तो जब फोर्स, जब स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स क्या होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर, नहीं। तो जब यहाँ से 0.8 फर्मी से दूरी ज़्यादा हो तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी फोर्स नेगेटिव है, यानी फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो 0.8 फर्मी से थोड़ा ज़्यादा और 2 फर्मी से कम के बीच में जो अगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियॉन्स के बीच का दूरी है, तब उनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन अगर वो न्यूक्लियॉन इतने अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से अगर पास आना चालू करे, तो जहां उनकी दूरी 0.8 फर्मी से कम हुआ, शार्पली डिफाइंड हो जाएगा ये नेगेटिव, मतलब ये स्लोप नेगेटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव, माने हैवी रिपल्सन हो जाएगा। यानी ये दोनों तरीके का नेचर शो करेगा। अट्रैक्टिव है बट इन द रेंज क्या 0.8 से 2 के बीच में, 2 फर्मी के बीच में। बट अगर न्यूक्लियॉन्स बहुत ही क्लोज आ जाते हैं तो फिर वही बचाएगा भी, उनको आपस में मर्ज नहीं होने देगा, है ना। एक ग्राफ बना लीजिए, यही रेंज याद रखिए, यही 0.8 से 2 के बीच में ही ये लगता है। उससे दूर मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट नहीं लगेगा। फ्लैट, ये ग्राफ आगे फ्लैट हो जाएगा और फोर्स 0 हो जाएगा। इसीलिए कहता है शॉर्ट रेंज्ड फोर्स है, बहुत ही छोटा रेंज तक ये फोर्स लगता है। लिख लिया आप लोग। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स शोज सैचुरेशन। सैचुरेशन दिखाता है। सैचुरेशन मतलब क्या, मतलब लिखिए समझिए बताते हैं। न्यूक्लियर फोर्स शोज सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे ये कोई न्यूक्लियॉन है तो अपने अगल बगल के न्यूक्लियॉन्स पे फोर्स लगा लिया और फिर सैचुरेट हो गया, मतलब फिर और किसी पे नहीं लगाएगा। अनसैचुरेट समझिए तो खुद सैचुरेट का मतलब सामने आएगा। अनसैचुरेट फोर्स मतलब जैसे आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है और यहाँ पे आपने चार्ज Q1 ले आए, तो ये Q1 पे फोर्स लगाएगा, है ना। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक Q2 फोर्स ला दें, यहाँ पर ये जो Q अपना Q0 था वो Q1 पे फोर्स लगा रहा था। अगर मैं यहाँ Q2 फोर्स ला दूं तो क्या Q0 की वजह से इस पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? नहीं, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा था, इनके आने के बावजूद भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। एक और यहाँ पे मैं फोर्स लगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ये फोर्स है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, Q0 जो है Q3 पे कुछ फोर्स लगा रहा है। मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं दूसरा चार्ज Q1 ला कर रख दिया, तो Q1 के बिना Q0 जितना फोर्स लगाता था Q3 पे, क्या Q1 के रहने पर Q0 के द्वारा जो Q3 पे फोर्स लगेगा उसमें कोई चेंज होगा? नहीं। जितना फोर्स पहले लगा था अभी भी लगाएगा, ये भी लगाएंगे, तो इनके आने से उसको छोड़ नहीं देगा, मतलब सैचुरेट नहीं हो रहा है। ये नहीं कि अगल बगल लगा के हो गया आप दूसरों पे नहीं लगाएंगे। दिस इज अनसैचुरेटेड फोर्स। सिमिलरली ग्रेविटेशन कहाँ तक, इन्फिनिट तक जितने होंगे उतने लगाएगा। सो दे आर अनसैचुरेटेड फोर्स, बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सैचुरेटेड फोर्स है। अपने न्यूक्लियर रेंज में जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियॉन्स उन पे लगा के बस बात करो, ठीक है।
लास्ट बात, पांचवी बात एक और लिख लें। दिस इज ए स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ। दिस इज ए स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, स्पिन क्वांटम नंबर जिनका है उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? स्पिन डिपेंडेंट फोर्स लिखे तो दैट इज न्यूक्लियॉन्स विथ पैरेलल स्पिन, दैट इज न्यूक्लियॉन्स विथ पैरेलल स्पिन experience nucleons with parallel spin experience stronger nuclear force as compared to those with एंटी पैरेलल स्पिन। जिन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का स्पिन पैरेलल होगा, प्लस हाफ है, चाहे माइनस हाफ है अगर है, तो उनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है अगर अपोजिट हुआ तो। बस इससे अधिक ये खुद में कुछ ज़्यादा ही जानकारी बताई गई आपको, इससे अधिक जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ये हम लोगों ने एक तरीके से इंट्रोडक्शन लिया। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, आगे की साइंस की पढ़ाई है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसकी नाम सुन लिया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये छोटे छोटे टॉपिक बचे थे, हम आपको कर दी। अब हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स पूरा तरीके से कंप्लीट तैयार हो गया, हर चीज आपको पढ़ा दी गई है, इसी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम लोग आईटी में आए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। कुछ आईटी ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे मॉडर्न के। जो भी हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़े हैं उनसे मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आईटी में आए हुए हैं, उनको करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, है ना। लिखिए, हम मिक्स टॉपिक कोई एक, जैसे मॉडर्न आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक्सरेज है, वेवलेंथ वाला मैटर वेव है, रेडियो एक्टिविटी है, ये सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अपना दिमाग लगाएंगे। कहा कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि किसी सरफेस पर लाइट गिरा लैम्डा वेवलेंथ का, तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया उनका वेलोसिटी v था। अब कहता है कि अगर इस पर जो लाइट गिरे उसका वेवलेंथ 3λ/4 हो, तो जो ये विडैस होगा वो क्या होगा, कितना होगा। ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, ग्रेटर देन 4/3v का पावर हाफ, लेस देन 3/4v 4/3v का पावर हाफ, सी इक्वल टू 4/3v पावर हाफ एंड डी इज इक्वल टू 3/4v पावर हाफ। कीजिए सब लोग। ये अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है मेंस में, बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो ज्यादा रिपीट होता है उस तरह के, वो क्वेश्चन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। कीजिए, तो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए अपने से। उम्मीद करते हैं सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे, साथ साथ जरूर सॉल्व कर रहे होंगे, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ।
आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर पहला वाला इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5। दूसरा हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपान 3 लेमडा बाई 4 माइनस 5। अब ये सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं देखिए, जब वी डैश स्क्वायर को वी के टर्म में लाना है तो इस वी को यहाँ एडजस्ट करना चाहिए। तो जो ये ब्रैकेट दिख रहा है वो उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कीजिए, पहले लिख लीजिए फिर सोचिएगा। जैसे ये 4/3 यहाँ है, एच सी अपान लेमडा कॉमन कर लीजिए -5, इसको लिख लीजिए, पहले एडजस्ट कीजिए ताकि हाफ एम स्क्वायर यहाँ पे आए। अब देखिए कि कितना फाई ज़्यादा जुड़ गया इसमें, यहाँ पे -4 5/3 आपने लिख रखा है, जबकि ये -5 होना चाहिए। तो शायद यहाँ पे हम लोग ऐड कर दे 5/3 तो हो जाएगा -5, इसलिए यहाँ पे हम जोड़ देंगे 5/3। तो ये हो जाएगा कि हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इज 4/3 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये चीज हाफ एम स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5/3। ये तरीका होता है करने का क्वेश्चन, ये बहुत कई बार आया क्वेश्चन ऐसा। अब यहाँ पे हम वी डैश हाफ एम कटा देंगे दोनों साइड से, m/2 कटा देंगे और यहाँ पर 2/m आ जाएगा ऐसा कुछ, और फिर रूट लेंगे तो जो वी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4/3 v का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सो यू कैन राइट दैट v डैश इज ग्रेटर देन 4/3, ये v स्क्वायर, v बाहर आ जाएगा ना बालक, ये v सब बाहर आएगा, सब में v बाहर आएगा, है ना, हो गया ना। तो फिर ये पावर 1/2 हो जाएगा इंटू v, ये प्लस समथिंग ऐसा हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2016 का था, 2019 का क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए एट t equal to 0 काउंट रेट एक्टिविटी, काउंट रेट, थोड़ा शॉर्टकट लिखा है क्वेश्चन पूरा ताकि समय बचे। काउंट रेट इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को 1600 पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, काउंट रेट दिया है t equal to 0, ठीक। फिर देता है कि एट t equal to 8 seconds this count rate is 100 per second, 100 per second. Then find count rate at t equal to 6 seconds. ये 2019 का क्वेश्चन है, कीजिए। उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पॉज करके करते चलिएगा ज़रूर से, हम इसलिए तुरंत कर दें ताकि आपका वीडियो टाइम कम हो, बाकी तो आप घर में पॉज करके कर, बिना कि आगे मत बढ़िएगा तो सीख नहीं पाएंगे, ध्यान रहे, मेरे करने से आप नहीं सीख सकते। चलिए सोचते ऐसे दिया तो ये सीधे ऐसा क्वेश्चन आते ही है ना, आपको दिमाग सोचना चाहिए जरूर कुछ ट्रिक होने वाला है, बिकॉज और कुछ डाटा दे नहीं रहा है ना, टी हाफ है या कुछ भी लेमडा कुछ भी नहीं दिया है, जरूर कोई ट्रिक से सॉल्व होगा। तो सोचना चालू करते हैं, ये 1600 है और 100 हुआ तो कितना गुना कम हुआ,
जैसे अगर हम हाफ लाइफ से पकड़े तो 1600 के बाद आएगा 800 हाफ लाइफ में, फिर आएगा 400, फिर आएगा 200, फिर आएगा 100। तो इसी के रूट में पड़ रहा है, यानी एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ लगा, आधा आधा करते चले गए हैं, तो 4 हाफ लाइफ में ये काम हो गया। और ऐसा लगा कितना सेकेंड? 8 सेकेंड, यानी टी हाफ होगा कितने का? 2 सेकेंड का टी हाफ हो गया। नहीं, इसलिए पूछा है कि 6 सेकेंड के बाद क्या होगा। 2 सेकेंड यहाँ लगा, 2 सेकेंड यहाँ लगा, 2 सेकेंड यहाँ लगा ना, तो 6 सेकेंड के बाद कितना हो गया? 200 हो गया। बोलो सर। आंसर इज 200। आंसर इज 200 पर सेकेंड, राउंड्स पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। ठीक, इजी था। अगला क्वेश्चन करें। कहा कि 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, x1 जिसका डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा है और x2 जिसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है। ये एडवांस 2000 का क्वेश्चन। लिखा जाए कि इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, then after how much time x1 upon x2 is equal to 1 upon e हो जाए। कितने देर बाद x1 x2 का रेशियो 1 अपॉन e के बराबर हो जाएगा। चलो भला करो, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जरूर किए होंगे, पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, फिर मेरे साथ कर रहे होंगे। तो लिखा जाए टाइम t मानते हैं, एट टाइम t हम लोग ये माने हैं, t हमको निकालना है। x का कितना हो जाएगा? n0 शुरू में रहा होगा, e पावर माइनस 10 लैम्डा t अपान ये कितना हो गया? n0 पावर e पावर माइनस लैम्डा t, दिस इज 1 अपान e। बस तो सॉल्व कर लेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e पावर माइनस 9 लैम्डा t इक्वल टू e पावर माइनस 1, दैट इज ये दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, सो t इज 1 अपॉन 9। तो t कितना? t ऊपर 1/9, 1 अपॉन लैम्डा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए द हाफ लाइफ ऑफ a radioactive material is 1 year. Half life of a radioactive material is 1 year. The half is 1 year. Find the time during which 1% of the material will decay. Time during which 1% of material will decay. सोचिए तो कैसे करेंगे? वन % करने में कितना टाइम लगेगा?
उम्मीद करते हैं सब लोग यहाँ पर पॉज करके कर लिए होंगे, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये देखिए 1% करेंगे ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो सिखाने के लिए क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अब ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है तो अब जानते हैं 100% खत्म होने में इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। 1% बहुत छोटा क्वांटिटी हुआ, पूरे का 0.01 एन नॉट, बहुत छोटा क्वांटिटी हुआ। तो अब इधर n बनता है, इधर t बनता है ना। जैसे यहाँ से आधा आने में कितना समय लगेगा, तो t हाफ हो जाता है। लेकिन जो 1% वो बहुत ही छोटा है, इसलिए 1% के लिए एक्टिविटी को जो ये घटने का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियल ना मान के लीनियर मान लेंगे। आप कोई भी एक छोटा सा यहाँ पॉइंट लेंगे तो ये ग्राफ लीनियर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं। छोटा सा पार्ट, किसी का बहुत छोटा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसलिए जो शुरू का 1% होगा ये ये हम क्या मान लेंगे, इतने देर के लिए ये लाइन को स्ट्रेट मान लेंगे। यानी जो इनिशियल एक्टिविटी है उसको ही कांस्टेंट मान लेंगे, कितने dn/dt। एक्टिविटी तो इस ग्राफ का स्लोप होता है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या एक्सपोनेंशियल होने से वो लगातार बदल रहा है। लेकिन जो शुरुआत का 1% है उसके लिए जो इनिशियल एक्टिविटी है 0 टाइम पर, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उतनी देर के लिए उस लाइन का जो इनिशियल स्लोप था वही कांस्टेंट मान के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल एक्टिविटी इज कितना, n नॉट इंटू लेमडा इनिशियल एक्टिविटी। अब इस रेट से घट रहा है तो ये उसका रेट हो गया, और 0.1% घटने में कितना समय लगेगा, कितना घटना है 0.01 n नॉट अपॉन एक्टिव, डिवाइड कर देंगे n नॉट अपॉन लेमडा से, तो टाइम हो जाएगा। कैसे समझ आया, इतना दूर चलना है आपको, टाइम बताना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना घटना अपॉन किस रेट से घट रहा है। तो न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर सेकेंड इज क्या, टाइम। सो दिस इज द आंसर। सो टाइम इज 0.01 अपॉन लेमडा, वहां से आप टी हाफ दिया है तो 1 बाई लेमडा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ करने का, शॉर्टकट। लेमडा निकल जाएगा ना, टी हाफ दिया है, ln2 बाई लेमडा आपको गिवन है 1 ईयर, तो लेमडा के वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इतना ईयर्स आपके आंसर आ जाएंगे। सो ये ट्रिक समझना है ना, कि जैसे किसी 1% करना है तो वहां जैसे कहता कि 51% 50 के बाद 51 होता है, 51वां% घटने में क्या होगा। तो जो 50% पे एक्टिविटी है, जैसे कितना लेमडा इंटू n नॉट बाई 2, वही 1% के लिए कांस्टेंट मान के फिर वो 1% का निकाल सकते हैं। ये बात आप लोग 1% आते ही शॉर्टकट तुरंत ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 एडवांस में आया है, लिखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ Li+2 is 3h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शॉर्टकट लिखे हैं, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन Li+2 is 3h upon 2 pi, मतलब थर्ड ऑर्बिट में होगा। कहता है फाइंड द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा है इफ the Broglie wavelength of this electron is p pi a naught
इज P by A नॉट, और A नॉट लिखा है बोहर रेडियस। देन फाइंड P, देन फाइंड P। इंटीजर क्वेश्चन है एडवांस का, कीजिए सब लोग, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। अगेन मैं सॉल्व करता हूं, मान के चलता हूं जरूर सॉल्व किए होंगे। कैसे? थर्ड ऑर्बिट में है ये, तो थर्ड ऑर्बिट में है तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि जो 2 पाई r होता है वो n लेमडा होना चाहिए हमेशा। बोहर ऑर्बिट में जो 2 पाई r होता है वो n लेमडा होना चाहिए। ये प्रूफ था ना बोहर मॉडल का, n लेमडा। n उसका 3 लेमडा होगा, ऐसा कर सकते हैं, जहाँ लेमडा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। तो एक तो ये सिंपल तरीका हो गया। सो आंसर हो गया लेमडा इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 3। अब r क्या होगा? तो लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, तो गया 2 पाई बाई 3, कितना होगा? A नॉट n स्क्वायर बाई z। A नॉट बोहर में 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम इज बोहर ऑर्बिट, बोहर रेडियस। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस को हम बोहर रेडियस कहते हैं। सो ये कट गया सर, सो इट इज 2 पाई A नॉट, हेंस P इज इक्वल टू क्या? 2। आंसर इज 2। 2015 एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, और करेंगे, अगला करेंगे कि लिखे दो, ए रॉक is 1.5, a rock is 1.5 in 10 power 9 years old, इतना years old। अगला, और उसमें दिया है कि उसमें से जो यूरेनियम का रॉक है वो मिनरल है जो लेड में बदलता है। यूरेनियम जो है लेड बदलता है, शुरू में पूरा यूरेनियम था, वो यूरेनियम से लेड बनता है। उस रॉक को इतने साल के बाद पाया गया वो रॉक। ठीक, फिर कहता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, 2004 एडवांस का क्वेश्चन है, calculate the ratio of number of nuclei of uranium versus lead। Calculate the ratio of number of nuclei of uranium lead ना, if T half दिया है सर 4.5 into 10 power 9 years, एंड एक और डाटा दिया है टेक 2 power 1 by 3 equal to 1.259। ये क्वेश्चन आया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कार्बन डेटिंग वाले, कीजिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन करा दिया आपको हम। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों ने ट्राई किया होगा। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप अपना सॉल्यूशन मैच कराइए। पहले यूरेनियम था, वो लेड बन रहा था, पहले मान लीजिए नॉट रहा होगा, लेड नहीं था, कुछ समय बाद ये एन बचा,
यानी लेड बना होगा A0 माइनस n। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आता है कि T इक्वल टू, अगर हम लॉग में लॉग रहने दें तो क्या हो जाएगा 1 अपान लेमडा ln A0 अपान n। ये हम लोग जानते हैं। सबको वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो चलिए बोले टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो हो गया 1.5 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। टी हाफ इज गिवन, सो टी हाफ इज कितना 4.5 10⁻9 इज ln 2 बाई लेमडा। नहीं तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू वहां पुट करते रहे सीधा। तो कितना हो जाएगा 1 बाई लेमडा की वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 4.5 10⁻9 बाई ln 2। 1 बाई लेमडा की वैल्यू पुट कर दे डायरेक्ट इंटू ln A0 अपान n। तो इसको इधर लाया जाए तो हो जाएगा ln 2 इक्वल टू 3 ln A0 अपान n। 3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ln 2 पावर 1 बाई, ये 1/3 इधर आया तो पावर में चले गया, इस ln A0 अपान n। और शायद इसी के लिए हम लोग ये वैल्यू दे रखा है 2 पावर 1/3। So now we have A0 upon n equal to 2 power 1/3, that is 1.259। पर ध्यान रहे हमको ये आंसर नहीं बताना है, हमको ये बात, यही सब चीज गलतियां होती हैं। देखते हैं बच्चे लोग, अब ऐसे एक ऑप्शन में भी दे देता है, ये वैल्यू भी किसी ऑप्शन में दे देगा, अब तुरंत से आपका आंसर है टिक मार देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा इस पर नजर रखिए। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया बताइए यूरेनियम और लेड का रेशियो। तो यूरेनियम लेड का रेशियो, यूरेनियम ये है, लेड ये है सर, यानी आपको क्या चीज का रेशियो बताना है, आपको बताना है n अपान A0 माइनस n। ये वैल्यू निकालनी है आपको, आपने कुछ और निकाला है, यानी कितना होगा 1 अपान, अगर n का डिवाइड करता हो जाएगा A0 अपान n माइनस 1, दैट इज दिस इज 1 अपान 1.259 minus 1. This is 1 upon 0.259 ना, almost 1 upon 0.26। अब यहाँ से आप 100/26 यानी 50/13 3 पॉइंट समथिंग आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन हुआ आपका। कैलकुलेशन तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा तभी होगा, है ना। चलिए और करेंगे हम लोग क्वेश्चन 2017 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी जेई ने IIT एडवांस में ही कई बार ये क्वेश्चन आ गया। लिखा जाए कि दिस इज I131 isotope of iodine beta decays in xenon। बीटा डिकेज इन जेनॉन, आयोडीन से जेनॉन बनता, बीटा डीके हो रहा है। टी हाफ 8 आवर्स, इस डीके का टी हाफ 8 आवर्स है। ठीक, अब लिखिए कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन, small amount of iodine with activity
with activity इतना, with activity 2.4 10 power 2.4 10 power 5 2.4 10 power 5 becquerel is injected into blood of a person, is injected into blood of a person after 11.5 hours, after 11.5 hours 2.5 ml of blood sample 2.5 ml of blood sample shows activity of 115 becquerel. 115 becquerel. Find the volume of blood, and the volume of blood in liters. Volume of blood in liters ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखा है, ये इंटीजर क्वेश्चन है, ब्रैकेट में अप्रॉक्स लीटर, ब्रैकेट में अप्रॉक्स, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए कुछ डेटा दे रखा है का यूज e power x इक्वल टू अप्रॉक्स 1 plus x for mod x much less than 1 and log 2 को लेना है 0.7, log 2.7। ये क्वेश्चन देखिए, सोचिए तो कैसे करेंगे। ये 2017 एडवांस में क्वेश्चन आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया है। फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। ये सर ये टोटल एक्टिविटी थी, और 11.5 आवर्स के बाद इतने ब्लड में इतनी एक्टिविटी है, पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड, लेकिन ये एक्टिविटी पूरे ब्लड में डाल दी गई थी। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला ये यूज करने जा रहे हैं, एक्टिविटी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी ई पावर माइनस लेमडा टी, ये यूज करने जा रहे, बिकॉज इनिशियल एक्टिविटी दिया है, फाइनल दिया है, टाइम दिया है ना, हमको कुछ वॉल्यूम बताना है, ऐसे इस पर सोचा जाए। तो अगर हम जो मैन है उनका वॉल्यूम वी मान लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ब्लड का वी जो है ब्लड का वॉल्यूम मानते हैं हम लोग टोटल। तो ये जो एक्टिविटी है ए जो दिया है 2.5 ml में है, तो पूरे ब्लड में निकाल लेते हैं पहले। तो जो फाइनल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो आई थिंक 11/15, ये कितने में है 2.5 ml में है, तो पर ml कितना हो गया 2.5 डिवाइड कर दे, तो वो एक्टिविटी पर ml इंटू वी ml उनका ब्लड है पूरा। तो एक्चुअली क्या आ गया, ये आ गया 11.5 आवर्स के बाद पूरे ब्लड में एक्टिविटी ए आ गया इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी, एन नॉट दिया है 2.4 10 पावर 5 इंटू ई पावर माइनस लेमडा। अब लेमडा नहीं दिया है, टी हाफ दिया है, तो हम जानते हैं अगेन क्या कि टी हाफ इज ln2 by लेमडा। सो लेमडा इज कितना ln2 by टी हाफ, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करें, लेमडा का वैल्यू पुट करें हम, तो कितना हो जाएगा log 2 अपॉन टी हाफ इज 8 आवर्स,
घंटा, आवर से ध्यान रखना वहाँ पर, 8 आवर्स और इनटू टाइम, ये हमारा हो गया लेमडा, लेमडा पुट कर दिया। अब टी, और टी है 11.5 आवर्स, 11.5 आवर्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, इंटू कितना, टी हो गया इंटू 11.5। अब यहाँ से v निकालना है और वो इंटीजर में है, तो सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व, कोशिश कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये वाला टी हाफ 8 आवर्स नहीं 8 डेज होगा, ये 8 डेज है, 8 डेज है। सॉल्व कीजिए, अभी सॉल्व कीजिए सब लोग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने का, 24 का, है ना। चलिए तो मैं करता हूँ आपके लिए, कैसे कैलकुलेशन मुश्किल लग रहा है देखने में तो, बट सॉल्व तो करना है। पहले ये वाला एडजस्ट करते हैं, ऊपर वाला पार्ट एडजस्ट करते हैं। कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 पावर 5 ई पावर माइनस कितना, log 2 is 0.7 into 11.5 upon 8 into 24, है ना। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 11.5 में 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इंटीजर आना है तो हम लोग को अपना ट्राई पूरा करना चाहिए। 0 और 8, ये हो गया 0.2, यानी अप्रॉक्स हम लोग इसको इसे 8 से काट सकते हैं, 8.05 8 से कटा दिया, तब कितना हो गया, 2.4 10 पावर 5 ई पावर -1/24। इसको तोड़ दिया जाए, 2.4 10 पावर 5 इंटू 1 - 1/24, कैसे, वो ये सॉल्व फॉर्मूले से, 1 + x वाले से, 1 + x है तो मॉड x, जो x है वो यहाँ -x पुट कर दिए, तो ये हो गया 2.4 × 10 पावर 5 इंटू 23/24, है ना। तो ये कितना हो गया, 2.3 × 10 पावर 5। सो v इक्वल टू हो गया 2.3 × 2.5/115, am I right, into 10 पावर 5। ठीक है, इसको हटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 यहाँ हो गया, और ये हो जाएगा 2 और 3, नहीं, सो इट इज कितना, 23 26 2 हटा देंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 0.05 × 10 पावर 5 ml, यानी 5 × 10, ये कट जाएगा, 10 पावर 3 5 लीटर्स आ गया, इंटीजर में 5 आंसर लीटर आ गया। ये क्वेश्चन
ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है, ये मेडिसिन में यूज होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लिखिए तो, देखिए मास ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 50 मिलीग्राम। मास ऑफ ए radioactive material is 50 milligram. 50 milligram. After 10 hours, mass of radioactive material is 50 gram after 10 hours and 40 milligram after 20 hours. 50 milligram after 10 hours and 40 milligram after 20 hours, ये दिया हुआ है। Then find दो पार्ट है इसमें। पहला क्वेश्चन, इनिशियल मास ऑफ मटेरियल, initial mass of material, और क्वेश्चन टू है हाफ लाइफ ऑफ मटेरियल, टी हाफ। ये क्वेश्चन देखिए, कीजिए तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पॉज किए होंगे जरूर। ये भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक सिखाना था इसलिए मैं क्वेश्चन यूज किया। 10 घंटे के बाद 50 मिलीग्राम बचा है और 20 घंटे के बाद 40 बचा है। तो 10 घंटा 20 घंटा मैंने एक्चुअली 0 घंटे पे भी 0 आवर्स पे होगा, तो ये देख रहे हैं इंटरवल सेम दिया है, 0 से 10, 10 से 20, तो इंटरवल सेम दिया है, तो ये हमारे लिए यूजफुल डाटा है, हम लोग शॉर्टकट कर लेंगे। हमने आपको एक नोट लिखवाया था कि रेडियो एक्टिव डीके में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्वल फ्रैक्शन डीके इन इक्वल टाइम। तो या तो किसी क्वेश्चन में इक्वल फ्रैक्शन दे दे तो शॉर्टकट लग जाए, या इक्वल टाइम दे दे तो शॉर्टकट लग जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टाइम दिया है, 10-10 घंटे के बाद दिया है, तो ये क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के शॉर्टकट ढंग से हो जाएगा। चलिए, यानी अगर m नॉट रहा होगा कब, t इक्वल टू 0 पे, तो वो 10 घंटे के बाद बचा है कितना सर, 50 मिलीग्राम बचा है, और 20 घंटे के बाद बचा है 40 मिलीग्राम। तो यहां से पकड़ते हैं कि हर 10 घंटे में इक्वल घटेगा, इक्वल फ्रैक्शन घटेगा। तो 50 से 40 होने में कितना, 10 मिलीग्राम वो घटा, तो कितना फ्रैक्शन घटा, 10/50 यानी 1/5। यानी हर 10 घंटे में जो बचा होगा उसको 1/5 वो डिके करेगा। यही तरीका है करने का, बस। तो यहाँ चले आते हैं, यानी ये जो 10 घंटा यहाँ लगा है, उस 10 घंटे में 1/5 घटा है तो 50 हुआ है, यानी m नॉट माइनस m नॉट बाई 5 इज 50। इक्वल फ्रैक्शन डिके इन इक्वल टाइम। तो यहां से फ्रैक्शन का पता लगा है, वही फ्रैक्शन यहां पे लगा देंगे। सो दिस इज 4m0/5 इक्वल टू 50। सो m नॉट इज कितना सर, m नॉट इज 50 इंटू 5/4 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 25। 125/2 मतलब 62.5 मिलीग्राम।
पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया कि उसमें 62.5 मिलीग्राम शुरू में रहा होगा। ओके, अब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं कि हाफ लाइफ कितना होगा। बी में मैं देखिए गड़बड़ कर दिया, मैं इसमें ना एक ऑप्शंस में देता हूँ, बिकॉज ये सीधा तो आएगा नहीं, कुछ सॉल्व करने ऑप्शन में देता हूँ। ऑप्शन इन्होंने दे रखा था, ऑप्शन से सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ जाएगा। 20 आवर्स और दिया है 25 आवर्स और दे दिया है 31 आवर्स। अभी कीजिए, ये इसके बिना आप लोग परेशान हुए होंगे, इसके हमको ध्यान नहीं है बात को। ये भी ऑप्शन दिया था, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, पैसे 2 क्वेश्चन वाला पैसेज है। ये वाला कीजिए, फिर से पॉज करिए यहाँ पर। चलिए तो कर लिए होंगे, मैं फिर से करूँगा आपके लिए। चलिए टी हाफ अब जो है 62.5 से घटना चालू होना है और हाफ लाइफ पूछा है। हाफ लाइफ मतलब कितना ग्राम हो जाएगा सर, आधा इसका कितना हो जाएगा 3125 मिलीग्राम। जितने देर में ये 31.25 मिलीग्राम हो जाएगा वही इसका टी हाफ होगा। अब यहाँ आगे बढ़ाइए इसका। अब ये हो गया 10 घंटे यहाँ लगा, 10 घंटे यहाँ लगा। अब और आगे बढ़ाइए इसको। 40 का 1/5 ग्राम घटाइए। 40 का 1/5 हुआ कितना 8 ग्राम्स। तो 8 ग्राम इसमें घटाइए तो यहाँ तो 10 घंटा और लगेगा। यहाँ 8 ग्राम में कितना हो गया सर 32 मिलीग्राम बचा। और हमको कर देना है कितना 31.25 मिलीग्राम कर देना है। 32 मिलीग्राम बचा है, थोड़ा और समय लगेगा, यानी जो आंसर होगा 10, 20, 30 घंटे से थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए आंसर कौन मार देंगे 31 आवर्स। तो ये ट्रिक तो यूज करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन हम करते रह जाएंगे। ये बात को ऐसा कर सकते हैं। चलिए तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए जहाँ पे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट आते हैं और उसमें कुछ ट्रिक्स यूज होते हैं, वो क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करना ही चाहिए हमेशा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वैरायटी आपके सामने से गुजरेगा, उतना ज़्यादा आपका सोच बढ़ेगा। तो इसी के साथ ही हम टॉपिक फिनिश्ड मानते हैं। आप इस पे जो असाइनमेंट आपको अलॉटेड है उसको सॉल्व करें, डाउट क्लियर करें और ये चैप्टर अपना तैयार मानें। ठीक है, थैंक यू।